हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीआरसी हिंदी चैनल पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन क्षेत्र में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन के उभरा है। तो आपको इस हमारे प्लेटफॉर्म से क्या क्या मिलेगा इसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले जो लाइव डेली लाइव क्लासेस, जो मोर देन 50 लाइव क्लासेस हर एक सब्जेक्ट का, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का चल रहा होता है। इसी प्लेटफॉर्म में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलेगा। लाइव टेस्ट क्विजेस का मतलब कि आपने जो थ्योरी में पढ़ा उसका आप कैसे इवेल्युएट अपने आप को करोगे, कैसे आप अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करोगे, तो लाइव टेस्ट क्विजेस के माध्यम से कर सकोगे। जो कि जैसे कि अपनी क्लास की ही बात करूं तो रात में 10 बजे ये क्लास टेस्ट सीरीज के रूप में होती है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा अगर आप प्लस के माध्यम से हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो। हमारे एक ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ऐप है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ऐसा इंटरफेस खुल के आता है। आप क्या कर सकते हो, जाके डाउनलोड करिए और बेहतर पढ़ाई करिए आप, ठीक है। इसके साथ साथ मेरा नाम देवी सिंह है, इंडियन इकोनॉमी पॉलिटी एंड हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। और भी हमारे कुछ एजुकेटर हैं जिनसे जुड़ के आप पढ़ाई कर सकते हो। हमारे इसी प्लेटफॉर्म में कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस को कवर किया गया है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। और मैंने एक प्लान है हमारे अंतर्गत, ये देखिए प्लस का, आइकॉनिक का और ऑप्शनल का, ये प्लस प्लान है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए अगर आप इससे जुड़ते हो ना तो आपकी तैयारी एक कॉम्प्रहेंसिव वे पे, एक संगठित ऑर्डर पे, संगठित ऑर्गेनाइज ऑर्डर पे, संगठित तरीके से हो सकेगी। तो मैं आपसे आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये कोड यूज करोगे 10% आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा। और इसी के अंतर्गत आप इसे जरा देखिए, तो इसी के अंतर्गत ये चीजें आपको क्या होंगी, प्राप्त होंगी। तो इसमें से लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल, पर्सनल कोचेस, ये आपको आइकॉनिक प्लस के अंतर्गत उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमारे कुछ बैचेस हैं, स्टार्ट हुए हैं 21 के लिए, 22 के लिए, 23 के लिए। तो जैसे मैं दिखा देता हूं कि ये बैचेस और ये बैचेस हैं। इसके साथ साथ एक हमारे पास जीएस का प्लान है, एक ऑप्शनल का। तो ये दोनों प्लान को मर्ज करके एक कॉम्बो बनाया गया है। इसके अंतर्गत आपकी फी ना थोड़ा सा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अंतर्गत कैसे कम होती है, जरा यहाँ देखिए कि अगेन आपको यहाँ 10% डिस्काउंट मिलेगा ही, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ स्केल के अंतर्गत आप देखोगे जैसे कि इसकी आप 12 माह की फीस ऑप्शनल और यानी जीएस की 88,700, बल्कि आपको 70,000 रुपया मात्र पेड करनी होगी। हमारा देखो जल्द ही आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन का जो रेट है, प्राइस है, हाइक होने वाला है। जल्द से जल्द जुड़ जाओ और फिर हम आगे आपके साथ जुड़ेंगे और बहुत बेहतर ढंग से हम पढ़ाई कर सकेंगे। हेलो। तो आज हमें ना इंडियन इकोनॉमी में हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। इस मैराथन के अंतर्गत हमें एक चैप्टर और क्या करना है, पढ़ना है। तो करीब हमारा 30% इकोनॉमी पीटी और मेंस के लिए कंप्लीट हो जाएगा। पीटी और मेंस के लिए कंप्लीट हो जाएगा कितना, 30%। देखिए इंडियन इकोनॉमी मेरी तरफ से पूरी गारंटी है, मैं आपको स्टैम्प पेपर में लिख के दे दूंगा कि इंडियन इकोनॉमी में आप 90% क्वेश्चन टैकल करने में सक्षम होंगे। लेकिन आपके साथ दो शर्तें लागू होंगी। पहली शर्त तो आपको ये पूरी करनी होगी कि आपको पूरी क्लास, यानी करीब इसमें 150 घंटे का, तो करीब 150 लेक्चर आएगा। तो ये मैराथन का है, तो मैराथन के करीब 5 लेक्चर आएंगे, 15-15 या 20-20 घंटे के, ठीक है। इसके साथ साथ पूरा क्लास नोट्स कम से कम 3 बार और 2 बार कम से कम या मिनिमम 1 बार लेक्चर तो देखना है। बाकी मेरी गारंटी है आपके पीटी को क्वालिफाई करवाने की। मैं और भी सब्जेक्ट जैसे ऑप्शनल, हिस्ट्री और पॉलिटी पीटी के लिए पढ़ाता हूँ। तो चलो हम देख लेते हैं। हमें आज मनी मार्केट पढ़ना है। तो हमने क्या क्या 3 चैप्टर मैंने बताया, जैसे हमारा इंट्रो हुआ था, फिर दूसरा चैप्टर था इन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन। और तीसरा चैप्टर था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। अब हमारा जो चौथा चैप्टर है मनी मार्केट, मनी मार्केट। देखो मनी मार्केट को मुद्रा बाजार कहते हैं, मुद्रा बाजार कहते हैं। तो जरा आपको सुनना है भैया कि ये मनी मार्केट, मुद्रा बाजार है क्या। तो चलो हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई टाइम लॉस किए।
ठीक है। तो देखो मुद्रा बाजार के अंतर्गत जो ये मुद्रा बाजार आप देख रहे हो, इसके अंतर्गत कम अवधि का ऋण लिया दिया जाता है। इसके अंतर्गत शॉर्ट टर्म, क्या शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का डेट, ऋण, ऋण लिया दिया जाता है, लिया दिया जाता है। शॉर्ट टर्म समझे कि मतलब कम अवधि का शॉर्ट टर्म का ऋण लिया दिया जाता है इसके अंतर्गत। तो भाई मुद्रा बाजार के अंतर्गत अगर शॉर्ट टर्म का ऋण लिया दिया जाता है तो किनके बीच लिया दिया जाता है? ऐसा तो होगा नहीं, तो इसके कोई ना कोई पार्टिसिपेंट्स होंगे, कोई ना कोई इसके भागीदार होंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन भागीदार होंगे, किन किन के बीच ऋण लिया दिया जाएगा, ये जानना पहले जरूरी हो जाता है। तो देखो मुद्रा बाजार की अगर बात करें तो सारी चीजों को आरबीआई हैंडल करेगी, नियम यही जारी करेगी। तो एक इसका सबसे पहला जो पार्टिसिपेटर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात क्या होगा, आरबीआई होगा। दूसरा पार्टिसिपेटर्स होगा इसका, अगर हम दूसरे पार्टिसिपेटर्स की बात करते हैं, ऑल बैंक्स, सभी बैंक्स। किसको छोड़ के? यहाँ एक बैंक से नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक बैंक से नहीं होगा, यानी आरआरबी। तो एक्सेप्ट टू आरआरबी, एक्सेप्ट टू आरआरबी, आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, मैं बैंकिंग सेक्टर इसके बाद स्टार्ट करूंगा तो उसमें सारा सब कुछ पढ़ाऊंगा। इसका जो तीसरा पार्टिसिपेंट होगा वो होगा भारत में अन्य वित्तीय संस्थान, क्या है, अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बीमा कंपनी, जैसे कि बीमा कंपनी यानी इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी, या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, ये इसके पार्टिसिपेंट होंगे। अभी और इसके पार्टिसिपेंट होंगे, जैसे कि हम बात करें तो उच्च श्रेणी के औद्योगिक इकाइयां, ये उच्च श्रेणी की, इनका कुछ तो मापांक होगा, तो उच्च श्रेणी की औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक औद्योगिक इकाइयां, इकाइयां। अगला मापांक होगा इसका आम निवेशक, सॉरी अगला पार्टिसिपेंट होगा इसका आम निवेशक, जनरल इन्वेस्टर जैसे हम लोग, तो आम निवेशक, आम निवेशक। तो ये सभी इसके क्या होंगे, ये इसके पार्टिसिपेंट, ये सभी भागीदार होंगे, भागीदार होंगे। तो इन सभी भागीदारों के बीच मुद्रा बाजार के अंतर्गत 365 दिन, 365 दिन से कम का क्या किया जाएगा, ऋण लिया दिया जाएगा, 365 दिन से कम का ऋण लिया दिया जाएगा। किसके अंतर्गत? मुद्रा बाजार के अंतर्गत, मनी मार्केट के। इन भागीदारों के बीच जितने भी मैंने भागीदार बताए, ठीक है। तो जरा अब हम डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं। देखो भैया, पहला क्या है कि यदि इन पार्टिसिपेंट्स के बीच यदि ऋण की जो परिपक्वता की अवधि, मान लो कोई अगर ऋण देता है तो यहाँ इसकी अगर मेच्योरिटी पीरियड, इसकी जो परिपक्वता की अवधि अगर एक दिन तक की हो, कितनी, 24 घंटे की हो, एक दिन की हो, तो इसको ओवरनाइट कॉल मनी कहेंगे। क्या कहेंगे? ओवरनाइट कॉल मनी। दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा देखो इसके इतने पार्टिसिपेंट थे, आरबीआई था, ठीक है, अन्य बीमा वित्तीय संस्थान है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, सभी बैंक थे, एक्सेप्ट टू आरआरबी बैंक्स थे। तो मान लो, और जनरल निवेशक यानी आम निवेशक भी था, जनरल इन्वेस्टर्स था। तो इनके बीच जो ऋण लिया दिया जाएगा, अगर इनके बीच ऋण लिया दिया जाता है, अभी मैं बताऊंगा कौन ऋण ले सकता है कौन नहीं। तो मान लो ये इधर आरबीआई है और ये बैंक है, ये बैंक है। तो अगर इनके बीच एक दिन का ऋण लिया दिया जाता है, जिसका टाइम पीरियड एक दिन मात्र होता है, 1 डेज, 1 डेज होता है, तो इसको क्या कहा जाएगा? ओवरनाइट कॉल मनी, ओवरनाइट, ओवरनाइट कॉल मनी कहेंगे इसे, ओवरनाइट कॉल मनी। पूरा याद हो जाना चाहिए, याद होता जाएगा, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, अपने आप ये याद होता जाएगा, ओके। दूसरा होगा, अगर मान लो इस ऋण का अवधि, मेच्योरिटी पीरियड इन्हीं पार्टिसिपेंट्स के बीच, ध्यान रखिएगा, अगर एक दिन से ज्यादा, क्या हो, एक दिन से ज्यादा, ज्यादा और 14 दिन तक का, अप टू 14 डेज, 14 दिन तक का, 14 दिन तक का,
तो आप देखो कि इसको क्या कहा जाएगा, शॉर्ट टर्म नोटिस मनी। इसको क्या कहा जाएगा, सॉरी शॉर्ट टर्म नोटिस मनी। इसको शॉर्ट टर्म नोटिस मनी, नोटिस मनी, शॉर्ट टर्म नोटिस मनी क्या कहा जाएगा, शॉर्ट टर्म नोटिस मनी कहा जाएगा। यदि मान लो परिपक्वता की अवधि, अगर यदि परिपक्वता की अवधि 14 दिन से अधिक, यानी मान लो जो यही परिपक्वता की अवधि है 14 दिन से अधिक की हो, कितनी, 14 दिन से अधिक की हो, और 1 साल से, ध्यान रखिएगा 365 दिन की बराबर, 365 दिन की बराबर या इससे कम, इससे कम की हो, तो इसको, इसके अंतर्गत मतलब जो ऋण की परिपक्वता की अवधि जो पार्टिसिपेंट्स के बीच लिया जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, इसको टर्म मनी कहेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको टर्म मनी, टर्म मनी कहेंगे। अब देखो दोबारा से मैं अब बताना, यहां मैं इसको हाईलाइट भी करता चल रहा हूं, है ना, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। देखो मैंने ये बताया इसके अंतर्गत कि जो टर्म मनी है, टर्म मनी मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा इनके पार्टिसिपेंट्स भागीदारों के बीच, वो 14 दिन से ऊपर और 365 दिन तक का हो सकता है, 365 दिन से कम या इतने दिन तक का हो सकता है। वहीं एक इसको क्या कहेंगे, टर्म मनी कहेंगे, इसको टर्म मनी कहेंगे। अगर इन्हीं पार्टिसिपेंट्स के बीच एक दिन से ज्यादा का ऋण लिया जाए और 14 दिन तक का ऋण लिया जाए, तो इसको शॉर्ट टर्म नोटिस मनी कहेंगे। क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म नोटिस मनी कहेंगे। इसी के जस्ट अपोजिट देखिए कि जितने भी पार्टिसिपेटर्स, जैसे आरबीआई हो गया, आरबीआई के साथ सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, बैंक्स हो गए, जनरल इन्वेस्टर्स हो गया, और उच्च किस्म की औद्योगिक इकाई इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो गई, ठीक है। तो अगर ये सभी हो, इन पार्टिसिपेंट्स के बीच ऋण लिया दिया जाता है और इसकी अवधि मात्र 24 घंटा होती है, एक दिन होती है, तो इसको ओवरनाइट कॉल मनी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इसको ओवरनाइट कॉल मनी, ठीक है। तो आपने यहां तक देखा कि जो ऋण है वो ऐसे मतलब ये जो 3 कैटेगरी में मनी मार्केट के अंतर्गत ऐसे लिया जाएगा। अब आपको अगली जो जरूरी चीज है यहाँ समझने योग्य, आप इसे जरा ध्यान से दोबारा से देखिए। देखो, मैंने अब बताया आपको कि देखो मनी मार्केट के अंतर्गत जितना भी ऋण लिया दिया जाएगा, मनी मार्केट के अंतर्गत जितना भी ऋण लिया दिया जाएगा, तो जो इसका इंटरेस्ट रेट होगा, जो इसका क्या होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, वो दो चीज पे डिपेंड करेगा, दो चीज पे डिपेंड करेगा। किस पे, एक डिमांड और सप्लाई, और दूसरा गुडविल। गुडविल मतलब छवि पे, आपकी क्या छवि है अर्थव्यवस्था में, या लोगों के बीच या पार्टिसिपेंट्स के बीच क्या छवि है। अगर आपकी छवि प्राइम बरोबर की तरह होती है तो आपको ऋण सस्ता मिलेगा। प्राइम बरोबर मैं बता चुका हूं मनी मार्केट, सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी जब मैं पढ़ा रहा था। लेकिन अगर आपकी सब छवि सब प्राइम बरोबर की तरह होती है तो फिर आपके साथ समस्या होगी, आपको ऋण जो है इंटरेस्ट रेट है वो महंगा मिलेगा। मान लो अगर डॉलर, सॉरी जो रुपए, जो रुपया है, अगर इसकी सप्लाई बहुत अधिक होगी तो जो इंटरेस्ट रेट होगा, सप्लाई अधिक होने से इंटरेस्ट रेट कम होगा। लेकिन अगर सप्लाई बहुत कम है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। उदाहरण से समझिए, देखो जैसे कि ये आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, और ये बैंक है, बैंक ए बी सी और डी ई, ए बैंक, बी बैंक, सी, डी और ई। अब इनको पैसे की जरूरत है, इन बैंकों को पैसे की जरूरत है। अब मान लो अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी है, अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी है, मतलब पैसे की क्या है देखी जा रही है, कमी देखी जा रही है, कमी देखी जा रही है। तो मैंने क्या बताया, जब पैसे की कमी होगी तो इंटरेस्ट रेट, कमी का मतलब सप्लाई कम है, कमी का मतलब सप्लाई कम है, सप्लाई कम है, तो इंटरेस्ट रेट, यानी आई आर लिख रहा हूं तो इंटरनेशनल रिलेशन मत समझ लीजिएगा, यानी ब्याज दर। यहां सप्लाई अगर कम होगी तो ब्याज दर ज्यादा होगा। आरबीआई जब इनसे पैसा इनको देगी तो आरबीआई ज्यादा ब्याज दर को क्या करेगी, चार्ज करेगी, इंटरेस्ट रेट ज्यादा।
इसके जस्ट उल्टा स्थिति देख लीजिएगा कि मान लो कि इधर साइड इसके जस्ट उल्टा ये आरबीआई है और ये बैंक ए है। तो इस बैंक को, और मान लो कि दूसरे बैंक से भी ये पैसा ले सकते हैं, बैंक बी है इधर, इधर कुछ है म्यूचुअल फंड कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है। तो ये आरबीआई हो गया, ये बैंक हो गया, ये म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई। ध्यान से सुनिएगा। और ये क्या है, जो ए ये बैंक है। तो देने वाले इसको बहुत ज्यादा है, मतलब सप्लाई खूब ज्यादा है, यहाँ सप्लाई की कमी नहीं है, सप्लाई खूब ज्यादा है, ठीक है। यानी जो मांग यहाँ कम है और सप्लाई ज्यादा है। तो जब मांग कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, सस्ता होगा। मांग क्या होगी, यहां ध्यान रखिएगा, मांग मांग कम है, ये एक ही व्यक्ति मांग रहा है, सप्लाई ज्यादा है, मांग कम है और सप्लाई ज्यादा है, जो सप्लाई ज्यादा है। तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट है, मांग कम होने पे और सप्लाई ज्यादा होने पे कम होगी। इंटरेस्ट रेट क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट कम होगी। इसके जस्ट में अपोजिट स्थिति बताया था ना कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो मांग की कमी है, मांग की, पैसे की कमी है, तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। तो आपने ये सारी चीजें देखा। अब मैंने एक गुडविल का किस्सा आपको बताया, छवि का किस्सा बताया। छवि कोई लड़की नहीं है, ध्यान रखिएगा, छवि कोई लड़की नहीं है। छवि का किस्सा क्या है भैया, जो छवि है मतलब आपकी गुडविल, आपकी क्रेडिट। आप मान लो कि आपकी क्रेडिट, आप कोई जॉब करते हो, आपका एक इनकम का निश्चित सोर्स है, तो बैंक पकड़ पकड़ के लेके जाएंगे, या मतलब हालांकि यहाँ आपको पैसा मिलेगा नहीं, इसके अंतर्गत बस मैं छवि की बता रहा हूँ, छवि का एक एग्जांपल पेश कर रहा हूँ। अगर मान लो आपकी जो गुडविल है, जो गुडविल है वो बहुत अच्छी है, तो आपको बैंक पकड़ के लेके जाएंगे, भैया हमसे लोन ले लो, ये लोन ले लो, फला लोन ले लो, ढेका लोन ले लो, कोई तो ले लो, लोन ले लो। तो जब छवि अच्छी होगी तो आपको जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट है, वो क्या होगा, सस्ता होगा। लेकिन कब, छवि जब अच्छी होगी, छवि जब अच्छी होगी तब। अगर मान लो गुडविल आपकी पुअर है, खराब है, तो इंटरेस्ट रेट महंगा होगा, इंटरेस्ट रेट महंगा होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो मुद्रा बाजार के अंतर्गत छवि, और छवि के साथ साथ इसमें से डिमांड और सप्लाई का रूल लागू होता है, डिमांड और सप्लाई का। मनी मार्केट में ऋण प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की संपत्ति को गिरवी नहीं रखा जाता है। ध्यान करो, और आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि सर ये बता दो कि ओवरनाइट रेपो के अंतर्गत, सॉरी ओवरनाइट जो आपने बताया, जो ओवरनाइट डेट है, जो ओवरनाइट मनी है, तो इसके अंतर्गत तो ऑलरेडी रेपो रेट में भी मिल रहा था, तो फिर वहीं से बैंक उठा लेंगे। अरे भैया वहां ध्यान करिए, जब बैंक आरबीआई के पास जाते थे ना, तो ओवरनाइट रेपो रेट के अंतर्गत 24 घंटे के लिए पैसा मिल तो जाता था, लेकिन उसमें लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस क्या था कि आपको एक निश्चित हिस्सा आपके एनडीटीएल का 0.25% से ज्यादा नहीं मिलेगा, साथ में वहां संपत्ति गिरवी रखनी पड़ेगी। लेकिन मनी मार्केट के अंतर्गत कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती, कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती, गिरवी नहीं रखनी पड़ती, ध्यान रखिएगा, कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, ठीक है। जो इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को ऋण लेते हैं। अब मनी मार्केट के लिए जो नियम है, अगला जो मनी मार्केट है, मनी मार्केट, मनी मार्केट के लिए जो नियम है वो आरबीआई बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। कौन बनाता है, नियम आरबीआई बनाता है। यह कहा जा सकता है कि आरबीआई यानी जो मनी मार्केट को कंट्रोल भी करते हैं, क्योंकि नियम बनाएगी, ये सुप्रीम है, तो अभी ये कंट्रोल भी करेगी, क्या करेगी, कंट्रोल भी करेगी। तो इन सभी भागीदारों में जो किसी भी भागीदार को जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो अपना कम अवधि के लिए इन्हीं पार्टिसिपेंट से, इन्हीं भागीदारों से, जो कि मैं 5-6 भागीदार बताया आपको, इन्हीं से ऋण लिया दिया जाएगा, इन्हीं से ऋण लिया दिया जाएगा। लेकिन एक शर्त या एक अपवाद है कि आरबीआई, ध्यान रखिएगा, आरबीआई सभी के साथ डायरेक्ट जुड़ी होगी,
सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। ये तो उच्च श्रेणी की कोई कंपनी के साथ डायरेक्ट लेन देन नहीं करेगी और न ही आम निवेशक अर्थात जनरल इन्वेस्टर के साथ कोई डायरेक्टली प्रत्यक्ष तौर से लेन देन नहीं करेगी। जैसे कि मैंने बोला कि आरबीआई यहाँ बॉस है, आरबीआई यहाँ बॉस है, नियम यही बनाती है, तो बैंक से ये डायरेक्ट लेन देन कर सकती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड कंपनी अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, इनसे भी डायरेक्ट लेन देन कर सकती है। लेकिन 2 लोगों से, एक जनरल इन्वेस्टर और इसके साथ साथ जो दूसरे हैं जनरल इन्वेस्टर्स के साथ मैंने क्या बताया था कि जो उच्च श्रेणी के उद्यम है, ठीक है, जो उच्च श्रेणी के जो उद्यम है, ठीक है, तो वैसी इंडस्ट्री को भी डायरेक्टली आरबीआई कोई ऋण नहीं देगी, कोई ऋण नहीं देगी। ठीक है, अब दूसरा इसमें से कंडीशन सुनिएगा। देखो, जो आम निवेशक है, ये व्यक्ति जो जनरल इन्वेस्टर्स है, आम निवेशक है, तो यह मुद्रा बाजार से, मनी मार्केट से अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को ऋण दे सकता है, ऋण दे सकता है एक्सेप्ट टू आरबीआई, बल्कि ये ऋण यहां से प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहां से यह ऋण प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि यहाँ ये ऋण दे देगा, बल्कि यहाँ ये ऋण दे सकता है, बात ध्यान रखिएगा। तो अब ऋण लेने या देने के लिए कुछ तो उपयोग में लाया जाता होगा कि ऐसे मन कर गया तो ऋण, तो इसके लिए कुछ उपकरण होंगे, कुछ टूल होंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे। तो जरा इन इंस्ट्रूमेंट को देख लो कि इसके अंतर्गत किन किन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो, मुद्रा बाजार के अंतर्गत 3 इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल मतलब सरकारी प्रतिभूतियां जो बिल के रूप में। अब आप यहाँ कुछ सामान्य दिमाग लगाना चाहिए, मैंने आपको कहीं बताया होगा कि भैया जो प्रतिभूतियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक बिल के रूप में होता है, एक बॉन्ड के रूप में होता है। जो प्रतिभूतियां हैं, प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी, जो प्रतिभूतियां हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, एक बिल के रूप में होती है, दूसरी बॉन्ड के रूप में होती है, दूसरी बॉन्ड के रूप में। बिल के रूप में वो सिक्योरिटी जो 365 दिन से कम की इनकी मेच्योरिटी पीरियड होता है, इनको बिल कहा जाता है, और जो 365 दिन से अधिक का मेच्योरिटी पीरियड होता है, इनको बॉन्ड कहा जाता है, इनको बॉन्ड कहा जाता है। तो देखो, यहाँ जो प्रतिभूतियां होंगी, जो ये मतलब है पैसे को, देखो उपकरण है ये, इनके माध्यम से पैसा लिया दिया जा सकेगा। तो प्रतिभूतियां, तो ये सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिल के फॉर्म में, बिल के रूप में होंगी, किसके, बिल के रूप में। इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल पेपर से, जो कि मैं बताने वाला हूं। यूपीएससी 2020 में पीटी में क्वेश्चन पूछा था, चेक कर लीजिएगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट, ठीक है, इस ये एक टूल्स होगा। दूसरा जो अर्थात तीसरा टूल्स होगा, आप देखोगे इसको कॉमर्शियल पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमर्शियल पेपर, इंग्लिश हिंदी में इसको वाणिज्यिक पत्र कहते हैं, वाणिज्यिक, वाणिज्यिक पत्र कहते हैं। अब तीनों ये टूल्स को ध्यान रखेगा, इन्हीं टूल्स का प्रयोग करके ऋण को लिया दिया जाएगा इस क्षेत्र में, मनी मार्केट के अंतर्गत। तो मैंने तीनों टूल्स बताया, इसको जमा प्रमाण पत्र हिंदी में कहते हैं, दूसरे नंबर को जमा प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी टूल्स का उपयोग किया जाएगा और इसमें पैसा लिया दिया जाएगा। तो चलो पहला हम टूल्स देखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल, इन द फॉर्म ऑफ बिल, जब सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में, सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में, किसके, बिल के रूप में, बिल के रूप में। तो ये जो पहला उपकरण है, इस पहले उपकरण को जरा ध्यान से देखिएगा। देखो, यदि सरकार को अपने तत्काल खर्चों के लिए, ध्यान रखिएगा, सरकार को अपने तत्काल खर्चों के लिए पैसे की जरूरत है, मान लो कोई योजना चलाना है,
तो तत्काल खर्चे को पूरा करने के लिए उनको पैसे की जरूरत है, तब वह जो पैसा है वो कहां से उठाएगी, मनी मार्केट से उठाएगी। अपने खर्चे को पूरा करने के लिए कम अवधि का ऋण लेगी। तो आरबीआई मनी मार्केट से ऋण उठाएगी। कहां से, आरबीआई मनी मार्केट से ऋण उठाएगी। अब ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियों का प्रयोग किया जाएगा। अब ऐसे तो है नहीं कि ऋण ले लेगी किसी से भी, तो ये सरकारी प्रतिभूतियां, ये कागज का टुकड़ा हुआ करती थी, लेकिन अब ये ई प्लेटफॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी होती हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी होती हैं। तो अब इनका प्रयोग करके, मान लो सरकार है, सरकारी प्रतिभूतियों का कब कौन प्रयोग करेगा, सरकार। क्यों प्रयोग करेगी, इसको कम अवधि के लिए पैसे की जरूरत है। मान लो कोई योजना चलाना है, मान लो कोई, तो कम अवधि के लिए, अगर कम अवधि के खर्चे के लिए पैसे की जरूरत है, तो ये क्या जारी करेगी भैया, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करेगी। ठीक है, अगर कम अवधि के लिए इसको पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियों, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इनको जारी किया जाएगा, इनको प्रयोग में लाया जाएगा। और यह सरकारी प्रतिभूतियां सरकार जारी करेगी। इन्हें सरकारी प्रतिभूतियां कहेंगे। क्या कहेंगे, सरकारी प्रतिभूतियां कहेंगे। आरबीआई इन्हें बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेचेगी। अब ये जो सरकार है बीच में आरबीआई को लेके आएगी, किसके, आरबीआई को, और आरबीआई से कहेगी कि हमारे लिए पैसा उठा लो। तो आरबीआई इन प्रतिभूतियों को किसे, बैंक को बेचेगी, और दूसरा अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी दूसरे वित्तीय संस्थानों को आरबीआई भेजेगी और पैसा उठा लेगी। क्या करेगी, पैसा उठा लेगी। तो इसमें से कम अवधि का ऋण प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद देखोगे कि इन जो प्रतिभूतियां हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इनकी परिपक्वता की अवधि 365 दिन से ज्यादा की नहीं हो सकती, इससे कम की ही होगी, इनसे कम की ही होगी। तो इसको मनी मार्केट का क्या कहेंगे, उपकरण कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, इसको मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। तो बिल के रूप में जो प्रतिभूतियां जारी होंगी, तो वर्तमान में इनकी परिपक्वता की अवधि मान लो 90 डेज की हो सकती है, प्रतिभूतियां 90 दिनों की हो सकती हैं। ठीक है, 182 दिनों की हो सकती हैं, 182 दिनों की हो सकती हैं, और 364 दिन की हो सकती हैं। जो प्रतिभूतियां जारी करेंगी, तो ऐसे प्रतिभूतियां जारी होती हैं। तो 91 दिनों की, 182 दिनों की, और 364 दिनों की प्रतिभूतियां हो सकती हैं। ठीक है, अब ये जो प्रतिभूतियां हैं, ये दो रूपों में जारी होती हैं। प्रतिभूतियां भी ध्यान रखिएगा, वो बिल और बॉन्ड नहीं। अब ये जो प्रतिभूतियां हैं, यानी मनी मार्केट के लिए, तो ये दो रूपों में, दो फॉर्म में जारी होगी अगेन। तो ये दो फॉर्म में कैसे जारी होंगे, जरा देखिएगा। यह प्रतिभूतियां दो फॉर्म में, यानी दो रूपों में जारी होंगी। किससे, दो प्रारूपों में जारी होंगी, दो प्रारूपों में जारी होंगी। कैसे कैसे, एक तो सामान्य प्रतिभूति होगी और दूसरी ट्रेजरी बिल। पहली सामान्य सामान्य प्रतिभूति, दूसरी को क्या बोला जाएगा, ट्रेजरी बिल। दूसरे को क्या कहा जाएगा, ट्रेजरी बिल, ध्यान रखिएगा, ये ट्रेजरी बिल। ठीक है, तो यही प्रतिभूतियां, बिल ही दोनों प्रकार में, पहले तो ये जान लो ये बिल ही हैं, लेकिन ये दो रूपों में जारी हो रही हैं, ये दो रूपों में जारी हो रही हैं। तो देखो, जो सामान्य प्रतिभूतियों पर आरबीआई बैंकों को इंटरेस्ट देता है, सामान्य प्रतिभूतियों पे आरबीआई बैंकों को इंटरेस्ट देता है, जबकि ट्रेजरी बिल जो मुद्रित मूल्य से डिस्काउंट रेट पे बेचे जाते हैं। इसको उदाहरण से समझिएगा। ये जो सामान्य प्रतिभूतियां है ना, मान लो जैसे आरबीआई है, आरबीआई ही तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे बेच रहा है, तो ये किसे किसे बेच सकता है, बैंकों को बेच सकता है, और बैंकों के साथ साथ इसे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेच सकता है। ठीक है, दो लोग इसकी सामान्य प्रतिभूतियां। तो आरबीआई अगर इनको बेचता है, तो इनसे क्या प्राप्त होगा, पैसा, इनसे पैसा मिलेगा ना, और ये पैसा सरकार की ओर आरबीआई दे देगी, ये भी पैसा देगी और सरकार की ओर आरबीआई दे देगी। सरकार को ये पैसा उठा के दे देगी, गवर्नमेंट है तीसरा एक्टर, और ये पैसा कहाँ जाएगा, सरकार के पास आ जाएगा। तो अब देखो पैसा आ गया, अब इन्हें एक
मतलब ये अब ई माध्यम में, ई फॉर्म में जारी होता है, पहले कागज के टुकड़े में जारी होती थी। तो ये जो प्रतिभूतियां हैं, आप देखो कि इन प्रतिभूतियों पे इंटरेस्ट मिलेगा किन्हें? बैंकों को। बैंकों को यहाँ प्रतिभूतियों पे, इन जो ये सिक्योरिटीज है, यहाँ पे बैंकों को इंटरेस्ट मिलेगा, यानी क्या मिलेगा? ब्याज। ब्याज मिलेगा। तो सामान्य प्रतिभूतियों पे ब्याज मिलता है, क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है बैंकों को, और इसको भी ब्याज मिलेगा, यानी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इनको क्या प्राप्त हो रहा है? ब्याज प्राप्त हो रहा है, किससे? गवर्नमेंट से। ठीक है, आप ऋण लेते हो, जैसे गवर्नमेंट ही समझो कि ऋण ही तो लिया है, तो ऋण लिया है तो ब्याज तो देगा ही। अब जो दूसरा ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल क्या होता है? ये डिस्काउंट रेट पर बेचे जाते हैं, डिस्काउंट रेट पे बेचे जाते हैं। इसका मतलब क्या है? जरा डिस्काउंट रेट देखो। देखो, डिस्काउंट रेट का ट्रेजरी बिल, पहले क्या होगा? ट्रेजरी बिल, ये यू है ना? ट्रेजरी बिल, देखो ये डिस्काउंट रेट पे बेचे जाते हैं, डिस्काउंट रेट पे। इसका मतलब क्या होता है? एक प्रतिभूति है, ध्यान से सुनिएगा, एक प्रतिभूति है, इस पे लिखा है कि ये 10,000 की है। क्या है? इस पे से 10,000 लिखा है। अब सरकार, मान लो कि सरकार को कम अवधि के लिए पैसे की जरूरत है, सरकार को कम अवधि के लिए पैसे की जरूरत है। ठीक है, ये गवर्नमेंट है और सरकार को कम अवधि के लिए पैसे की जरूरत है, तो सरकार कहाँ आएगी? आरबीआई के पास जाएगी, आरबीआई के पास। और आरबीआई कहाँ जाएगा? बैंकों के पास जाएगा, या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओएफआई के पास जाएगा, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा बैंक। ठीक है, यहाँ आया, तो ये अब देखिएगा, ये सरकार को कम अवधि के लिए, क्योंकि इसकी जो मुद्रा बाजार में जो भी जारी होगा सब 365 दिन से कम के लिए, तो मान लो 91 दिन के लिए ये सरकार अर्थात आरबीआई जारी कर रही है। आरबीआई ये जारी करेगी इनके लिए, लेकिन इनको आरबीआई कहां से मिलेगा? आरबीआई को सरकार से। तो सरकार, आरबीआई कहेगी कि देखो भैया, इसमें 10,000 लिखा है, ध्यान से सुनना, इसमें इसमें ये जो कागज का टुकड़ा है या कोई ई माध्यम से हम दे रहे हैं, इसमें 10,000 देखो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप हमें एक काम कर दो कि आप हमें 9,000 दे दो। कितना? ये के ध्यान रखिएगा, हजार का साइन होता है, 1000 का, तो आप हमें 9,000 दे दो इन बैंकों से। आरबीआई बोलेगा कि आप हमें कितना दे दो? 9,000 दे दो। तो बैंक के कहेंगे कि ठीक है, तो आरबीआई ये भी कहेगा कि देखो 91 दिन बाद आपको ये जब प्रतिभूति परिपक्व हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी, तो आप हमसे क्या करोगे कि पूरा 10,000 रुपया ले लोगे। ध्यान रखिएगा, 9,000 आप हमें आज दे रहे हो, और जब ये परिपक्व हो जाएगी तो आप इसका 10,000 ले लोगे। क्या हो जाएगा? 10,000 ले लेना। ठीक है, यही डिस्काउंट रेट, यही डिस्काउंट रेट है। इसने दिया था बैंकों ने इसको 9,000, इनने दिया था 9,000, लेकिन जब 91 दिन बाद ये परिपक्व हो गई, इसका टाइम पीरियड समाप्त, तो अब बैंकों को सरकार इतना रुपया वापस करेगी, अर्थात आरबीआई 10,000 रुपया वापस करेगी। इसको एट अ डिस्काउंट कहते हैं, डिस्काउंट रेट पे बेचते हैं। तो मतलब इनके परिपक्व होने की स्थिति में जब बैंक इन्हें वापस करता है, तो आरबीआई से बैंक को प्रिंटेड जो मूल्य है, जो लिखा हुआ है, उसके बराबर धनराशि दे देता है। और बैंक अपने एसएलआर को रखने के लिए ट्रेजरी बिल को ही वरीयता देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो बैंक है ना, मैं ऑलरेडी एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मॉनेटरी पॉलिसी में बताया, आपको डिटेल से बताया, लेकिन जो बच्चे शायद आज पहली क्लास में हो, तो जोड़ना तो है ही, उन सभी को जोड़ना है कि वो पिछली क्लास से कनेक्ट कर पाए। तो देखो, जो एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ये एक्चुअल में एक निश्चित हिस्सा होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, जो बैंकों को अपने एनडीटीएल से कुछ हिस्सा जो आरबीआई उस समय जारी करती है गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, तो वो अलग से रखना पड़ता है। और वह 3 फॉर्म में हो सकता है, सिक्योरिटी के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में। तो मैंने बताया, उसमें डिटेल डिस्कशन हुआ था कि भैया ये जो होगा वो ज्यादा सिक्योरिटी के फॉर्म में होगा। किसके? सिक्योरिटी के फॉर्म में होगा। तो जो ये बैंक होते हैं ना, तो बैंक ट्रेजरी बिल को ही, क्यों ट्रेजरी बिल को? ये देखो, ये शॉर्ट टर्म का होता है और उन्हें 14 दिन में मेंटेन करना होता है, तो ट्रेजरी बिल को बैंक अपने एसएलआर को वरीयता देते हैं, एसएलआर को वरीयता देते हैं, ध्यान रखिएगा।
इन्हें प्रोमिशनरी नोट्स भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्रोमिशनरी नोट्स भी कहा जाता है। इनको प्रोमिशनरी नोट्स भी कहा जाता है ट्रेजरी बिल को। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इनको प्रोमिशनरी 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 नोट भी कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये आपने यहां तक देखा। अब देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो सेकंड नंबर का उपकरण था, मैंने अभी आपको फर्स्ट नंबर का उपकरण मात्र क्या बताया, जो सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में। तो सेकंड नंबर के उपकरण को देख लो भैया थोड़ा सा। इस सेकंड नंबर का उपकरण का मतलब क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट डिपॉजिट है ना, इसको जमा प्रमाण पत्र कहते हैं हिंदी में, जमा प्रमाण पत्र। ध्यान रखिए, जमा प्रमाण। अब ये क्या होता है जरा इसके बारे में, ये भी एक उपकरण है किसका? मनी मार्केट का, मुद्रा बाजार का। आरबीआई ने अपने ये देखो आरबीआई अपने इसको 1989 में, ध्यान रखिएगा, आरबीआई कब? 1989 1989 में इसको क्या करती है? इंट्रोड्यूस करती है। इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसका इंट्रो किया जाता है। यदि एक बैंक को, ध्यान रखिएगा, जमा प्रमाण पत्र है क्या? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है क्या? यदि एक बैंक को अपने तुरंत खर्चों के लिए, तत्काल के खर्चों की कमी पड़ जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए वो क्या करता है? सर्टिफिकेट जारी करता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करता है। अगर तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए कम अवधि के लिए ऋण की जरूरत पड़ती है बैंकों को, तो बैंक जमा प्रमाण पत्र जारी करता है। जमा प्रमाण पत्र जारी करता है किन्हें? दूसरे पार्टिसिपेंट्स को। जो इतने पार्टिसिपेंट्स, मैंने 5-6 पार्टिसिपेंट्स बताए थे, ठीक है। तो ये बैंक जारी करेगा अगर बैंक को तत्काल खर्चों की जरूरत पड़ती है। बैंक जारी करेगा अगर इसको तत्काल खर्चों के लिए, तत्काल खर्चों की जरूरत पड़ती है। किसको? बैंक को। किसे जारी करेगा? भागीदारों को, सॉरी भागीदारों को जारी, ठीक है ना। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो इसमें से तब बैंक जो जमा प्रमाण पत्र जारी कर दूसरों से तो पैसा उठा लेगा, जैसे कि लेकिन भारत में कार्यरत अन्य बैंक, जैसे कि दूसरे बैंकों को मैंने बताया, और वित्तीय संस्थान, आम निवेशक, उच्च श्रेणी, इन सभी को जारी कर सकता है, ठीक है। जमा प्रमाण पत्र जो बैंक जारी करती है उनकी परिपक्वता की अवधि 7 दिन से 1 साल तक की होती है। जो बैंक अगर इसे जारी करेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो उसकी परिपक्वता की जो अवधि हुई है वो 7 दिनों से लेकर के कितना? 1 साल तक, एक साल तक, 7 दिनों से लेकर के 1 साल तक की हो सकती है। इन्हें कम से कम 1 लाख रुपए पर जारी, मिनिमम, मतलब अगर कोई बैंक कुछ देखो शॉर्ट टर्म की पैसे की जरूरत है तो वह मिनिमम 1 लाख पे जारी होता है, और 1 लाख के गुणज पे आगे बढ़ता है। इसी की मल्टीपल्स पे 1 लाख के गुणज पे आगे बढ़ता है। आपको अगर 1.5 लाख चाहिए बैंकों से तो नहीं मिलेगा। अगर किसी बैंक को 1.5 लाख चाहिए किसी पार्टिसिपेंट से तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो जारी होता है, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ना, ये एक्चुअल में कितने पे जारी होता है? ये 1 लाख और उसके गुणज पे जारी होता है, 1 लाख और उसके गुणज पे जारी होता है, ठीक है। तो इसको जारी करके एक बैंक, वैसे सिक्योरिटी की ही तो तरह है ना, तो एक बैंक दूसरे बैंक को ये देगा सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट तो ही होता है, आपको सर्टिफिकेट जैसे मिलता है स्कूल्स में और हर जगह, तो वैसा सर्टिफिकेट दे देगा और उससे पैसा ले लेगा और उसको इंटरेस्ट देगा दूसरे पार्टिसिपेंट्स को। उसमें पार्टिसिपेंट जैसे आम उपभोक्ता या कोई भी हो सकता है, जनरल लिमिट के साथ, ठीक है। तो आपने यहां तक चीजों को देखा। अब यदि अर्थव्यवस्था में तरलता ज्यादा हो, मान लो कि सच एज अर्थव्यवस्था में जो लिक्विडिटी है, तरलता ज्यादा हो, तब बैंक को कम ब्याज दर पर क्या मिलेगी? ऋण की प्राप्ति हो जाएगी। वही दोबारा से, जैसे कि मान लो ये अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, अगर खूब पैसा है यहाँ, खूब पैसा है, तो बैंकों को कम अवधि के लिए पैसे की जरूरत है, बैंकों को कम अवधि के लिए पैसे की जरूरत है, तो बैंकों को जब ये सर्टिफिकेट जारी करेंगे तो कम ब्याज दर इन्हें देनी पड़ेगी, ब्याज दर इन्हें कम, क्योंकि खूब पैसा है, तरलता ज्यादा है,
तो तरलता लिक्विडिटी ज्यादा होने के चलते, तरलता ज्यादा होने के चलते यानी जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंकों को कम देना पड़ेगा दूसरे भागीदारों को, है ना। तो बैंकों को कम देना पड़ेगा, कम देना होगा क्या, इंटरेस्ट। ठीक है ना। इसके साथ साथ देखोगे कि इसमें उसकी गुडविल भी, जो उसकी गुडविल है, अगर मान लो कोई बैंक बहुत ही अच्छा, उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, तो ये भी मायने रखती है, ये भी मैटर करती है। मान लो कोई बैंक है बहुत अच्छा है, तो अगर उसकी गुडविल अच्छी है, जो उसकी गुडविल है, तो भी उसको कम ब्याज लगेगा। जो इंटरेस्ट रेट है तब उसको क्या करना पड़ेगा, कम लगेगा, कम देना पड़ेगा, अगर गुडविल अच्छी होती है। ठीक है। अगर मान लो कि गुडविल अच्छी नहीं है, अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि यदि गुडविल अच्छी नहीं है तो उसे ज्यादा पैसा भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो आपने ये देखा कि अगर गुडविल अच्छा होता है तो ऐसे में बैंक को कम ब्याज देना होगा, अगर गुडविल अच्छा नहीं होता है तो बैंकों को बहुत अधिक ब्याज देना होता है अपने तत्काल खर्चों के पूरा करने के लिए जो पैसा उठाते हैं। ठीक है। तो अगर बैंक के संदर्भ में मान लो कि कोई अफवाह हो जाए, अगर कोई बैंक है और कोई अफवाह फैल जाए कि कोई दिवालिया हो गया, जैसे कि अभी कुछ चीजें आप देख रहे हो, तो अगर कोई अफवाह उत्पन्न हो जाए कि जैसे दिवालिया हो गया या वास्तव में बैंक की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, तब ऐसे में बैंक में भगदड़ मच जाएगी, सब लोग पैसा निकालने चले जाएंगे। और जब भगदड़ मच जाएगी, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, खूब भगदड़ मच जाएगी, तो जमाकर्ता अपनी राशि को निकालने के लिए खूब भगेगा, प्रयास करेगा। भागे का मतलब ये नहीं कि भागते हुए दौड़ते हुए जाएगा। तो जब ये स्थिति हो जाएगी तो इसी को बैंक रन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बैंक रन कहा जाएगा, बैंक रन कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ आया, दोबारा नहीं समझ आया होगा तो दोबारा सुनिएगा। देखो भैया, मान लो कि एसबीआई है, उदाहरण से बताना जरूरी, एग्जाम्पल एसबीआई है, मान लो एसबीआई इतना, तो एसबीआई है, ये दिवालिया होने को है, ऐसा खबर फैल गया, कोई अफवाह उड़ा दिया। मान लो इसका कोई बड़ा, इसका जो चेयरपर्सन है ना बैंक का, तो उसने अफवाह मार दी अर्थव्यवस्था की, एसबीआई तो डूबने वाला है, दिवालिया होने वाला है। जितना इसका, जितना पैसा एसबीआई के पास लोगों का जमा होगा, एसबीआई अपना एसबीआई के जो कस्टमर्स हैं, उपभोक्ता, वो पैसा निकालने लगेंगे। वो क्या करेंगे, पैसा निकालने लगेंगे। या मान लो ऐसा, मैं बस हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा हूं। ठीक है। तो पैसा जब निकालने को निकलेंगे तो इसी को बैंक रन कहा जाएगा। जब सब एक साथ निकालेंगे, इसी को बैंक रन कहा जाएगा। या मान लो ऐसी स्थिति, कोई केनरा बैंक है, मान लो क्या है, कोई केनरा बैंक है, केनरा बैंक है, और इसकी ऐसा कोई अफवाह मार दे या वाकई में दिवालिया होने वाला हो, सब लोग जल्दी जल्दी अपना पैसा निकालेंगे। तो जब ये स्थिति में बैंक की स्थिति तो खराब होगी ही, उस समय और ज्यादा खराब हो जाएगी, लेकिन इस दशा को बैंक रन कहा जाएगा। इस दशा को क्या कहा जाएगा, बैंक रन। ठीक है। अब भारत में बैंक जिस दर पर दूसरे से, ध्यान रखिएगा, भारत में बैंक जिस दर पर एक दूसरे को कम अवधि का ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है। अब बैंक एक दूसरे से, अब बैंक वहां अभी तक मैंने बताया था कि जो दूसरे पार्टिसिपेंट की बात हो रही है कि बैंक सर्टिफिकेट जारी करके दूसरे पार्टिसिपेंट से पैसा उठा सकता है, लेकिन बैंक भी तो एक दूसरे को पैसा लेते देते हैं। तो मान लो कि कोई बैंक, बैंक क्या है, ए नाम का बैंक है, और भारत में दूसरा बैंक है, बैंक बी है। ठीक है। बैंक ए और बैंक बी। ठीक है। बैंक बी, ध्यान रखिएगा। तो अगर भारत में एक बैंक दूसरे बैंक को कम अवधि का ऋण देता है, कम अवधि का ऋण देता है, तो इसको माइबर कहते हैं, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। इसको, इस ऋण को, इस ब्याज दर को, आईआर को, इंटरेस्ट रेट को माइबर कहा जाता है। माइबर, माइबर, मुंबई क्या बोलते हैं, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, इसको कहा जाता है मुंबई, मुंबई इंटरबैंक, इंटरबैंक, इंटरबैंक ऑफर रेट, ऑफर रेट। ये क्या है कि मान लो कि ये पीएनबी है, उदाहरण से समझना, और ये एसबीआई है। एसबीआई ने पीएनबी को ऋण दिया, लोन दिया। ठीक है ना। तो ये ब्याज भी लेगा, कौन, पीएनबी ब्याज देगा ना, ब्याज। तो जो ब्याज देगा इसी को माइबर कहा जाएगा।
माइवर। समझ आया? इसी को क्या है, माइवर कहा जाता है। अगर यही सेम चीज हो, अगर लंदन में ये चीज हो तो उसको लाइवर कहा जाएगा। मतलब लंदन इंटरबैंक, अगर ये जो भारत ने ये अवधारणा एक्चुअल में ब्रिटेन से अपनाया है, ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया है, ठीक है, तो ब्रिटेन में इसको लाइवर कहते हैं। अगर वहां का एक बैंक वहीं के दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए अपनी कम अवधि के खर्चों के लिए पैसा लेता है तो इसको क्या कहा जाएगा, लाइवर। और ये अवधारणा हमने कहां से ली, लंदन से ली, ठीक है। तो इस वजह से हमने माइवर बना दिया, मुंबई इंटरबैंक, है ना, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। अगर मान लो कि यही जैसे कि यूरोप में, है ना, मतलब यूरोप पूरा जो यूरोपीय यूनियन था तो इसको यूरीबॉर बोला गया। यूरोपीय यूनियन में, जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन में इसको यूरीबॉर क्या कहा गया, यूरीबॉर, यूरीबॉर बोला जाता है, यूरीबॉर कहते हैं, ठीक है। यूरोप में अगर एक बैंक यूरोप का, जितने यूरोपीय यूनियन है, और एक बैंक उसका, मान लो कोई बैंक ए है और बी बैंक से पैसा लेता है, तो जो इंटरेस्ट रेट है इसको क्या कहा जाएगा, इसको यूरीबॉर कहा, इसको यूरीबॉर कहा जाएगा। जापान में इसको क्या कहते हैं, देखो अब ये टोक्यो की अगर हम बात करें तो इसको टोक्यो टाइबर कहा जाता है। जापान में इसी दर को जापान में टाइबर, जापान में इसी को टाइबर कहा जाता है, टाइबर, टाइबर, टोक्यो इंटरबैंक ऑफर रेट, टोक्यो इंटरबैंक ऑफर रेट, ठीक है। तो भारत में कार्यरत कोई दूसरे जो वित्तीय संस्थान है, जो अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो जमा प्रमाण पत्र क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। लेकिन इसकी परिपक्वता की अवधि 1 वर्ष से ज्यादा और 3 वर्ष, 1 वर्ष से ज्यादा और 3 वर्ष तक की होनी चाहिए। अगर कोई, ये अपवाद है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई दूसरे पार्टिसिपेंट्स, दूसरे वित्तीय संस्थान अगर जारी करते हैं इसको, तब। दोबारा सुनिएगा, भारत में कोई अगर बैंकों के अलावा, बैंक ये सर्टिफिकेट जारी कर रहे थे ना, जमा प्रमाण पत्र, है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, लेकिन अगर मान लो कोई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो जारी करते हैं, तो इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड है, इसकी जो परिपक्वता की अवधि है, वो 1 साल से ज्यादा और 3 साल तक की होगी। वो क्या है, 1 साल से ज्यादा और 3 साल तक की होगी। इसकी जो परिपक्वता की अवधि है वो 1 साल से ज्यादा और 3 साल तक की होगी, ठीक है। यह एक प्रकार का, आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, ठीक है। लेकिन यह मुद्रा बाजार का ही उपकरण है, ध्यान रखिएगा। अब आप कह दोगे कि सर आपने स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें तो 1 साल से ऊपर कुछ होगा ही नहीं, सारा सब कुछ 1 साल के अंदर होगा, जितना भी इसमें लेन देन होगा, तो ये सिर्फ इसका अपवाद है, ध्यान रखिएगा, ये इसका अपवाद है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आपसे यूपीएससी ऐसे पूछ सकती है कि जो अन्य वित्तीय संस्थान मुद्रा बाजार के अंतर्गत 1 साल से ऊपर का ऋण ले सकते हैं, और आपको रटा है कि अच्छा इसमें तो 1 साल से नीचे कुछ होएगा नहीं, 1 साल से ऊपर तो कुछ होएगा नहीं, तो भैया इसमें 1 साल से 3 साल तक का काम, ठीक है। अब जमा प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, इसमें जो जारी करता बैंक इंटरेस्ट भी क्या है, प्रदान कर सकती है, इसमें से इंटरेस्ट भी प्रदान कर सकती है और डिस्काउंट भी दे सकती है। जमा प्रमाण पत्र जो जारी करेगा तो उसे देना पड़ेगा कि नहीं, तो वो कुछ भी कर सकती है। जैसे मान लो बैंक ये है, ऐसे समझो बैंक ये पीएनबी है, पीएनबी को पैसे, अच्छा कुछ लिख देते हैं ना, पीएनबी है, इसे मिटाना, इसे मिटा लो, है ना, और इसे रख लो। ये जो पंजाब नेशनल बैंक है, इसको पैसे की जरूरत पड़ी, एसबीआई के पास आया, किसके पास, एसबीआई के, कम अवधि के लिए, तो माइवर कहा जाएगा, बताया। तो ये जमा प्रमाण पत्र पे सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट भी, आईआर भी दे सकता है, ब्याज दर भी दे सकता है, और डिस्काउंट, डिस्काउंट बता चुका हूं, डिस्काउंट दोनों, आईआर और डिस्काउंट दोनों पॉसिबल है, दे सकता है। समझ आया कि नहीं, ये समझ आ गया होगा। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारी जिम्मेदारी इकोनॉमी की मेरी है। आपको जहाँ नहीं समझ आए ना, आप कमेंट कर दिया करिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कमेंट का उसका उत्तर 2 दिन 4 दिन या कैसे भी मुझे टाइम, अगर कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं तो मैं उसका बच्चे का आंसर कर दूंगा। तो आप सभी लोग अगर नहीं समझ में आए कि सर ये मुझे टर्म्स नहीं समझ आया है, तो आप कमेंट कर दिया करिए, तो मैं कोई ना कोई मतलब कोई ना कोई क्या कि अपनी आईडी से उसमें आपको समझा दूंगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। अगला इंस्ट्रूमेंट, हमने 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़े भैया। पहला इंस्ट्रूमेंट
गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल, दूसरा इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया सर्टिफिकेट डिपॉजिट, है ना। अब तीसरा कॉमर्शियल पेपर, क्या है, कॉमर्शियल पेपर। इसको कमर्शियल पेपर को वाणिज्यिक पत्र कहते हैं, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर। पता है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के इस समय 3:09 हो रहा है, इस समय 3:09 हो रहा है, आपको भरोसा ना शायद हो, 3:01। ये देख रहे हो 3:09 शायद ऐसे तो 3:09। अब रात में तो अब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो कमर्शियल पेपर देख लो। देखो, यह औद्योगिक इकाई अपने तत्काल खर्चों के लिए, जो औद्योगिक इकाई है अपने तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए कम अवधि का ऋण अगर उसे प्राप्त करना चाहती है तो वह औद्योगिक इकाई कॉमर्शियल पेपर जारी कर सकती है। क्या है, वो कॉमर्शियल पेपर जारी कर सकती है। मान लो कोई औद्योगिक इकाई है, इंडस्ट्रियल यूनिट है, औद्योगिक इकाई है, इसको पैसे की जरूरत है शॉर्ट टर्म को, तो ये क्या जारी करेगी, ये कॉमर्शियल पेपर जारी करके और मुद्रा बाजार से, मनी मार्केट से, वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से ये पैसा उठा सकती है। ठीक है, इसकी जो परिपक्वता की अवधि ध्यान रखिएगा वही 7 दिन से 1 साल तक की होगी, 7 डेज से 1 ईयर तक की इसकी मेच्योरिटी पीरियड, परिपक्वता की अवधि होगी। ठीक है ना, तो आपने कमर्शियल पेपर को देखा। देखो, इन्हें कम से कम, जो कॉमर्शियल पेपर की अगर हम बात करें तो इनको ऐसा तो है नहीं कि कितना भी जारी, तो इनको कम से कम 5 लाख के मूल्य पे, मतलब इससे नीचे नहीं, अगर किसी कंपनी को इससे कम का पैसा चाहिए तो कॉमर्शियल पेपर के माध्यम से पैसा नहीं उठाया जा सकता, तो कम से कम 5 लाख, कितना, 5 लाख, 5 लाख, कम से कम 5 लाख। ठीक है, ये 5 लाख के मूल्य पर जारी किया जाएगा। और इसके उपरांत 5 लाख के गुणज क्या है, 5 लाख के गुणज में ये जारी किए जाएंगे। अगर मल्टीपल 5 लाख समझ रहे हो कि अगर आपको 8 लाख की जरूरत है तो नहीं मिलेगा, 5 लाख के मल्टीपल पे, गुणज पे। ठीक है, मतलब आपने 5 लाख, अगर इन्हें 10 लाख की जरूरत है तो ही, 15 की जरूरत है तब भी, 12 की जरूरत है तो ये जारी नहीं हो सकता, 5 लाख मिनिमम, और इसमें 5 लाख के गुणज पे ये जारी होगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैं एक चीज और आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि देखो, वर्तमान नियमों के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो जो कॉमर्शियल, जो वाणिज्यिक पत्र, मतलब वही औद्योगिक इकाई जारी करेगी जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ की होगी, नेटवर्थ 100 करोड़ की होगी। नेटवर्थ बता दूंगा कि नेटवर्थ कैसे निकालते हैं। देखो, नेटवर्थ निकालने के लिए उसकी पूरी संपत्ति, चाहे मूवेबल संपत्ति हो चाहे वो इनमूवेबल संपत्ति हो, अगर किसी कंपनी की पूरी संपत्ति यानी कंप्लीट संपत्ति, कंप्लीट एसेट्स, मूवेबल का मतलब कि जैसे पैसा, रुपया, शेयर ओवर सब, है ना, नॉन मूवेबल जमीन, घर, मकान, ये सारा चीज हो गया, तो उसको, उसकी लाइबिलिटी, जो उसने जितना ऋण दिया है माइनस कर देते हैं तो उसका नेटवर्थ निकल आता है। क्या निकल आता है, नेटवर्थ निकल आता है। तो वही ये कॉमर्शियल पेपर जारी कर सकती है जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ तक का हो, कितना, 100 करोड़ का हो। यदि एक औद्योगिक इकाई एक फिनेंशियल ईयर में 1000 करोड़ या फिर इससे ज्यादा का वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से पैसा प्राप्त करे, तब उस वाणिज्यिक पत्र की जो क्रेडिट रेटिंग साख निर्धारण कम से कम 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी करनी चाहिए, अगर नहीं होता है तो भी संभव नहीं है। तो आरबीआई ने वाणिज्यिक पत्र में 1990 में क्या किया, इसको वाणिज्यिक पत्र को, कमर्शियल पेपर को आरबीआई इंट्रोड्यूस करता है, और इस प्रकार इस पे आप देखोगे, इस पर जो ब्याज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है, इसमें जोखिम भी खूब होता है। ऑब्वियस है, हाई रिस्क है, मतलब रिस्क हाई, जोखिम हाई, तो इंटरेस्ट ज्यादा। ठीक है ना, तो वही बात है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में और मैं आपको बता दूं। देखो, कमर्शियल पेपर, इसे समझिएगा, कॉमर्शियल पेपर है, ये कौन जारी करेगा, कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, इंडस्ट्री जारी करेगी। ठीक है, इसमें मिनिमम कितना, 5 लाख तक
का जारी कर सकता है, फिर इसी के मल्टीपल्स पे 5 के मल्टीपल्स पे जारी। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसकी क्या है, मैंने दूसरी कंडीशन बताई कि भैया इसकी जो कंपनी है ना, ये जो इसका नेटवर्थ 100 करोड़ का होना चाहिए। नेटवर्थ कितना, 100 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है, और एक यही औद्योगिक इकाई एक फिनेंशियल ईयर में मतलब 1,000 करोड़ तक का ये कॉमर्शियल पेपर क्या कर सकती है, कॉमर्शियल पेपर के माध्यम से पैसा उठा सकती है। लेकिन ये तभी जब ये दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे इकरा और मूडीज एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो अगर इसकी क्रेडिट इससे इसका निर्धारण हो चुका है, कम से कम दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से इसने क्या की, इसकी साख निर्धारण करी। और आरबीआई ने वाणिज्यिक पत्रों को, ये जो कॉमर्शियल पेपर है 1990 में लेके आती है, इंट्रोड्यूस करती है, और इसमें खूब ब्याज होता है, क्योंकि देखो रिस्क ज्यादा है, कंपनी डूब गई तो ऑब्वियस है ब्याज क्या होगा, खूब ज्यादा, मतलब जब डूबने के चांस ज्यादा होते हैं तो ऑब्वियस है मतलब पैसा जो होता है, जो इंटरेस्ट रेट होता है खूब ज्यादा होता है। तो अगर रिस्क कम, देखो आप ऐसे कर सकते हो, रिस्क कम अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो कम इंटरेस्ट भी कम। अगर रिस्क कम, जोखिम कम, तो भैया ब्याज भी कम। लोग कहते हैं ना जोखिम तो उठाना पड़ता है। अगर रिस्क ज्यादा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इंटरेस्ट भी ज्यादा। ये नियम ध्यान रखना, ये चीज है। अब आगे हम देखेंगे मुद्रा की गति, वेलोसिटी ऑफ मनी, मुद्रा की गति। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मनी। तो बस थोड़ा सा रह गया है और ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। फिर हम आराम से इस चैप्टर को समाप्त करके क्या करेंगे, अगले मतलब अगला लेक्चर तो नहीं, वो बड़ा है, कैपिटल मार्केट बड़ा लेक्चर है, तो फिर बाद में देखेंगे। लेकिन अब हम इस चैप्टर को आज समाप्त करके मानेंगे, है ना। सो वेलोसिटी ऑफ मनी यानी मुद्रा की गति, सब हेडिंग है भैया, मुद्रा की गति, मुद्रा की गति, वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी। मुद्रा की गति, देखो एक अर्थव्यवस्था में जो कंज्यूमर होता है उसके पास पर्याप्त धनराशि का होना ही आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, कि अगर उसके पास पैसा है तो जो आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो गई है, वो इंश्योर हो गई है, वो सुनिश्चित हो गई है, ऐसा पॉसिबल। दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा कि एक अर्थव्यवस्था, कोई भी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अर्थव्यवस्था है, अगर उपभोक्ता कंज्यूमर के पास पर्याप्त पैसा होता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि आर्थिक समृद्धि क्या हो गई है, सुनिश्चित हो गई है। आर्थिक समृद्धि में बता चुका हूं जब अपना इंट्रोडक्शन जो लेक्चर ले रहा था, यह आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या है कि ये न्यूमेरिक होती है, ये मात्रात्मक अवधारणा, जैसे जीडीपी का बढ़ना आर्थिक समृद्धि। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि के लिए मुद्रा का एक हाथ से दूसरे में प्रवाह होना अत्यधिक आवश्यक होता है। आर्थिक समृद्धि तभी संभव है जब मुद्रा एक हाथ से ली जाएगी और दूसरे हाथ पे दी जाएगी। तो वह गति जिस पर मुद्रा एक हाथ से दूसरे हाथ में प्रवाहित हो, इसी को मुद्रा की गति कहा जाता है, इसी को मुद्रा की गति कहा जाता है। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा कि देखो अगर किसी के पास पैसा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि आर्थिक तौर से समृद्ध है। इसकी समृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि पैसे का मूव कैसे हो रही है। तो एक हाथ से दूसरे में प्रवाह होना, ये बहुत ज्यादा आर्थिक समृद्धि के लिए मैटर करता है। तो पैसा जिस गति से एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में, यानी एक आपके हाथ नहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, ये बात कर रहा हूं। आप ये मत कहना कि अच्छा सर ये हाथ से ये हाथ तो आर्थिक समृद्धि होगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में जब जाएगी, तो इसी को मुद्रा का क्या बोला जाता है, गति बोला जाता है, इसी को मुद्रा का गति बोला जाता है। ध्यान रखिएगा,
यानी एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला कहते हैं MB इज इक्वल टू PY, ये फॉर्मूला होता है। M मनी सप्लाई, इसके निकालने के लिए MB और PY। अब जरा यहाँ पे देखो, M इज रेफर्स टू मनी सप्लाई, क्या है, मनी सप्लाई, ठीक है। B इज वेलोसिटी, वही गति, B इज वेलोसिटी। अब B के बाद P, तो ये P है, ये नॉमिनल जीडीपी ऑफ ओवरऑल प्राइस लेवल, ओवरऑल प्राइस लेवल, यानी नॉमिनल जीडीपी। अभी जब जीडीपी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल से बताऊंगा। तो नॉमिनल जीडीपी ऑफ द ओवरऑल प्राइस लेवल, ओवरऑल प्राइस लेवल। और Y इज रेफर्स टू रियल जीडीपी, है रियल जीडीपी। ऐसे क्या, इसकी जो मुद्रा की गति है वो निकालते हैं, मुद्रा की गति निकालते हैं। देखो मनी सप्लाई और वेलोसिटी क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई, मनी सप्लाई और वेलोसिटी, और जो रियल जीडीपी और जो नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, यानी रियल जीडीपी और नॉमिनल, ये क्रॉस है, मल्टीप्लाई है, ध्यान रखिएगा, नॉमिनल जीडीपी, ऐसे इसकी गति निकाली जाएगी। ये अब आप गति मत निकालने लगेगा, ये फॉर्मूला आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपके लिए बस बता दिया। अब तरलता की गणना देख लो कि कैसे लिक्विडिटी की गणना कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, लिक्विडिटी आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, है ना, तो ये बताना जरूरी है। हालांकि मुद्रा मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया, मुद्रा तरलता, देखो तरलता क्या है कि कोई भी वस्तु बिना टाइम लिए, तरलता पहले सुन लो, बिना टाइम लिए वो बिना विलंब के, यानी बिना अविलंब के वो क्या हो जाए, किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाए, तो उसकी कन्वर्टिबिलिटी ही तरलता है, ठीक है। तो इसकी गणना कैसे करते हैं तरलता की गणना, देखो तरलता की गणना के लिए देश का जो सेंट्रल बैंक होता है आरबीआई, तो आरबीआई को इस बात का पूरा ज्ञान होता है, पूरा वो आइडिया रखता है कि अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक ने कितनी मुद्रा को क्या कर दिया है, पंप किया है, क्योंकि वही तो पैसा छापता है, तो उसे पूरा आइडिया रहता है, उसके पास लेखा जोखा रहता है। लेकिन अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा, कितनी धनराशि कहाँ है, इसकी गणना के लिए कोई ना कोई कैलकुलेशन, कोई ना कोई मतलब उपकरण यूज करता है, कि अर्थव्यवस्था में कितनी धनराशि कहाँ है। ऐसे उसने ये पता है उसे कि मैंने कितना पैसा पंप किया है, लेकिन ये पता नहीं है कि कितना पैसा कहाँ है। अब आप ये मत कहने लगिएगा सर चिप लगी है ना, आपको याद होगा कि हमारे न्यूज चैनलों ने, काफी बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने उस समय चिप की अफवाह उड़ाई थी, है ना, जब डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था। तो जरा इसके बारे में, इसकी गणना के लिए क्या कैसे क्या वर्क किया जाता है, तो आप देखो इसकी गणना के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। M0 इसका मतलब क्या होता है, जरा सुनिएगा। करेंसी एंड कॉइन्स, M0 में क्या क्या आता है, इसको ये दर्शाने के, तरलता को दर्शाने के ये एक इंडेक्सेस है। पहले तो ये जान लो, तरलता को दर्शाने के लिए इंडेक्सेस हैं। इसमें सबसे ज्यादा M0 सबसे ज्यादा तरल होगा। तो देखो जरा इसमें क्या क्या चीज आएगी, तो M0 में करेंसी, आपके पास जो भी कैश है, करेंसी, साथ में आपका कॉइन्स, सिक्का, विद द पब्लिक, जो आपके पास है, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, एंड अदर क्या है, अदर रिजर्व विद द आरबीआई। अगर आरबीआई के पास कोई अदर रिजर्व होता है, अदर रिजर्व
अदर रिजर्व विद द आरबीआई, आरबीआई ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा इसमें ये चीज शामिल होती है, सबसे ज्यादा तरलता जो लिक्विडिटी M0 की होगी। M1 में क्या क्या शामिल होता है? M1 में M0 के बाद M1 की तरलता होगी, M0 की सबसे ज्यादा। तो इसमें क्या क्या शामिल होगा? तो पहले जान लो कि M1 में M0 सारी चीज, M1 में M0 की सारी चीज, M0 की जो कि मेन करेंसी कॉइन्स एंड अदर रिजर्व विद द आरबीआई बताया। साथ में इनमें डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, जो बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट याद है? डिमांड डिपॉजिट सेविंग और करंट अकाउंट में जो पैसा है वही डिमांड डिपॉजिट। तो M0 और बैंक के पास, आपसे मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट होता है। तो बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है, मान लो कि आपके पास जितना करेंसी कॉइन्स अदर रिजर्व, ठीक है, M0 में क्या क्या शामिल होगा, और बैंक के पास जितना डिमांड डिपॉजिट है, जितना आपके पास करंट और सेविंग अकाउंट में पैसा है, ये शामिल होगा। अब देखो M2, M0 आपने M1 देखा, अब M2 इसमें क्या क्या शामिल होगा, ध्यान से सुनिएगा। M1 तो M1 में क्या आ गया था? M0 भी आ गया था और M1 की सारी चीजें। तो M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट विद द पब्लिक, वो सॉरी पोस्ट ऑफिस, सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। देखो ये पहले वाले में मैं बैंक बोला था, ठीक है, बैंकों के पास जो है, ठीक है। सेकंड जो मतलब M2 है वो M1 की सारी चीजें और सेविंग डिपॉजिट विद द सॉरी पोस्ट ऑफिस, जो भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट, ठीक है। M3 जरा देख लो, M3 इसमें से M3 जो है M1, ठीक है, M3 मतलब M1, इसके साथ साथ इसमें से टर्म टर्म या टाइम डिपॉजिट, एफडी जो आपने करवा के रखा है, टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, विद द बैंक्स, विद द बैंक्स, जो आपने एफडी बैंकों में करवाई है, ये M3 के साथ शामिल होगी। तो M4 में क्या क्या होगा? M4 की अगर बात करें तो M3, ठीक है, जो M3 में सारा M1 M2 3 आ गया है ना, M0 1 2 आ गया M3 में। तो ये और इसके साथ ऑल डिपॉजिट जितने भी और जमाए हैं, ऑल डिपॉजिट्स, ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिसेस, पोस्ट ऑफिसेस। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा, अच्छा मैं पूछूं कि जरा ये बता दो, एफडी की ज्यादा तरलता मतलब लिक्विडिटी होगी या आपके यानी सेविंग या करंट अकाउंट? तो भैया सेविंग या करंट अकाउंट की होगी। सेविंग करंट में अगर पूछे तो किसकी होगी? ठीक है। तो आपने ये देखा M3 के अंतर्गत कि क्या क्या चीजें शामिल करी जाएंगी। तो देखो M0 में जो मैंने M0 बताया, इसमें से रिजर्व, इसको M0 को यानी इसको M0 को क्या कहते हैं? रिजर्व मनी कहा जाता है, इसको रिजर्व मनी कहा जाता है। इसी को हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। M0 को रिजर्व मनी जो आपके पास है, रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी, इसी को रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड, हाई पावर्ड है ना, हाई पावर्ड मनी कहा जाता है, ठीक है। अब M1 है, आपने देखा ना, M0 को रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी कहते हैं। M0 को सॉरी M0 तो हो गया। जब M0 से M4 तक, जब M0 से M4 की ओर बढ़ते हैं, यानी मान लो ये M0 है तो हम M4 की ओर जाते हैं, तब तरलता घटती जाती है। ध्यान रखिएगा, तरलता जो लिक्विडिटी है
देखो जैसे कि हम मान लो लिक्विडिटी का मतलब मैंने बताया ना कन्वर्टिबिलिटी, जितनी जल्दी बिना विलंब के कोई चीज कैश में चेंज हो जाए, कैश में बदल जाए, कैश की सबसे ज्यादा तरलता है, तो लिक्विडिटी वो सबसे जल्दी कन्वर्ट हो जाए, किसी भी वस्तु में कन्वर्ट हो जाए तो तरलता है। तो जो तरलता है M0 की सबसे ज्यादा तरलता होती है और M4 की सबसे कम। तो इसकी तरलता सबसे कम और इसकी तरलता सबसे ज्यादा। किसकी? इसकी तरलता सबसे ज्यादा, इसकी तरलता सबसे ज्यादा और इसकी तरलता सबसे कम। ठीक है, अब देखोगे M0 ये सबसे ज्यादा तरल होता है, M0 सबसे ज्यादा तरल होता है और M4 सबसे कम तरल होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब M0 से M4 की ओर बढ़ेंगे तो धनराशि भी बढ़ेगी। M0 से M4 की ओर बढ़ोगे, M4 की ओर बढ़ोगे तो धनराशि भी क्या होगी? बढ़ेगी। कैसे धनराशि बढ़ेगी? याद नहीं है? M0 में मान लो M1 है तो M इसकी भी धनराशि शामिल हो गई और चीजें इसमें शामिल हो गई। M2 है तो इसकी भी शामिल हो गई, इसकी भी शामिल हो गई और इसकी M4 में इन सभी की शामिल हो गई। तो जो धनराशि है ना, धनराशि क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, धनराशि बढ़ेगी। क्या होगा? M4 की जो धनराशि होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो M0 और M1 को ध्यान से सुनिएगा, M0 और M1 को नैरो मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको नैरो मनी कहते हैं। ठीक है, नैरो मनी कहा जाता है। अब M3 और M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रॉड मनी। तो आप ये जरा देखिएगा, M0 और M यानी M0 और M1 को, इसको क्या कहते हैं? नैरो मनी कहते हैं। M0 इसको नैरो मनी, सॉरी नैरो नॉट मैरो, है ना, नैरो मनी, नैरो मनी कहा जाता है। M3 और M4 और M4 को ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी कहा जाता है। ठीक है ना, ब्रॉड मनी। तो यहां तक आपने चीजें देखा। अब जो मनी मार्केट है ये चैप्टर हो गया खत्म। और भी जो चीजें हैं, क्या हैं? और भी जो चीजें हैं वो मैं क्या करवा दूंगा, जो करंट जैसे कि अभी कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है तो वो भी मैं करवा दूंगा, लेकिन वो अभी उस पे से टाइम लगेगा। तो अब ये समझो कि ये पूरा जो चैप्टर है यहाँ से इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे अगर मनी मार्केट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जितना मैंने पढ़ाया यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी है ना। तो अपने मनी मार्केट को डिटेल से देखा। देखो मुझे लगता है कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट की भी डिमांड होगी, इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट खूब रहते हैं, है ना। तो अगर आप लोग चाहो ना तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इंग्लिश से भी, अगर आप लोग चाहते हो ना तो इंग्लिश से भी मतलब लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए तो फिर आप सोच सकते हो इसके बारे में। ठीक है, या कुछ आप लोगों को भी लगता है मतलब इंग्लिश वाले स्टूडेंट तो कमेंट करके बता दें तो मैं इंग्लिश से भी इसको डिलीवर कर दूंगा। जैसे चलो सुनी लो थोड़ा बहुत। मनी मार्केट, देखो मनी मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो